हेलो टेंथ वालों, वेलकम टू ईडवाइस और टारगेट 95 प्लस सीरीज। इलेक्ट्रिक करंट है, इसका तीन इफेक्ट होता है। एक होता है हीटिंग इफेक्ट, जो ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे। दूसरी होता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट, जो हम नेक्स्ट लेक्चर दैट इज मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। और लास्ट में होता है एक केमिकल इफेक्ट, जो आपको क्लास 12 में देखने को मिलेंगे। ये जो चीज है, ये चीज को हम बोलेंगे फिलामेंट। क्या बोलेंगे भाई? फिलामेंट। तो ये होता है बेसिकली फिलामेंट होता है, और इस फिलामेंट का रेजिस्टेंस हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई होता है तो करंट जा नहीं पाता, तो ये हीट होता है, और इतना ही ज्यादा हीट होता है कि ये ग्रो करने लगता है। मेटल का नाम क्या? टंगस्टन। क्यों टंगस्टन हम यूज करते हैं बाद में? क्योंकि किसी भी कंडक्टर में अगर दो एंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर उसको 1 वोल्ट कर दिया जाए और वो कंडक्टर में से अगर 1 एम्पीयर करंट पास हो, तो उस कंडक्टर को जितना पावर बनेंगे, वो पावर की हम बोलेंगे 1 वाट पावर। समझ में आया कि नहीं? और ये किलोवाट आवर जो होता है, यही होता है क्या? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो अगर मेडिकल हो या इंजीनियरिंग, सपनों का शुरुआत एडवीज के साथ। थैंक यू। हेलो टेंथ वालों, वेलकम टू ईडवाइस और टारगेट 95 प्लस सीरीज। तो आज ये सीरीज का ये तीसरा लेक्चर है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर होने वाला है। और आपको पता है कि हमने टारगेट 95 प्लस सीरीज लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम क्लास 10th के साइंस के जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी चैप्टर्स है, जितने भी सिलेबस है, वो हम दिसंबर महीने के अंदर खत्म करने वाले हैं। और जनवरी में हम इसका रिवीजन भी करेंगे। ये मैंने पहले लेक्चर में भी कहा था। तो इलेक्ट्रिसिटी का ये तीसरा लेक्चर है, जो कि लास्ट लेक्चर है। पहले दो लेक्चर में हम लोगों ने हमने डिस्कस किया था क्या? पहले चार्ज के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को कनेक्शन कैसे करते हैं, कनेक्ट कैसे करते हैं रेजिस्टर्स को, दैट इज सीरीज और पैरेलल, वो सब हमने प्रीवियस दो लेक्चर में खत्म करा। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम कवर करेंगे हीटिंग के ऊपर होने वाला है, और ये इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट जो है, लास्ट लेक्चर है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर का जितने भी सवाल है इस चैप्टर के ऊपर से लेटेस्ट जो आपका सैंपल पेपर है, वो सबका जो क्वेश्चन है, सवाल है, वो सवाल को लेकर आएंगे और एक लेक्चर में नेक्स्ट होंगे। और बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का थ्योरी का जो जितने भी लेक्चर है, जितने भी टॉपिक्स है, वो खत्म होने वाला है इस लेक्चर से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर, जो इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। और ये इस चैप्टर का थ्योरी का लास्ट लेक्चर है। न्यूमेरिकल्स के ऊपर और एक लेक्चर हम डेडिकेटेड लाएंगे, कोई बात नहीं। तो इस लेक्चर में बेसिकली हम सिर्फ थ्योरी को कवर करेंगे। तो हर बार की तरह हम क्या देखेंगे? टुडेज टारगेट देखेंगे। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कुछ ही देर में, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम हीटिंग इफेक्ट को फील करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट देखेंगे। हीटिंग इफेक्ट का कुछ एप्लीकेशन है, यूजेस है, उसको हम देखेंगे। और उसके बाद हम इलेक्ट्रिक पावर को समझेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे क्या? कमर्शियल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। उसके बाद चैप्टर खत्म है, और नेक्स्ट हम लाएंगे इसका न्यूमेरिकल्स के ऊपर वीडियो। ओके, कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे हीटिंग इफेक्ट क्या होता है बेसिकली। अब देखो भाई, ये क्या है? हेडलाइन क्या है? हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट का इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट। बेसिकली अगर देखा जाए, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, इसका तीन इफेक्ट होता है। एक होता है हीटिंग इफेक्ट, जो ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे। दूसरी होता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट, जो हम नेक्स्ट लेक्चर दैट इज मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। और लास्ट में होता है एक केमिकल इफेक्ट, जो आपको क्लास 12 में देखने को मिलेंगे। और ऊपर से ये क्लास 8 में भी थोड़ा बहुत आइडिया था केमिकल इफेक्ट्स के ऊपर। तो करंट के बेसिकली तीन इफेक्ट होता है, उसमें से पहला जो इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हीटिंग इफेक्ट होता क्या है? अब हीटिंग इफेक्ट होता क्या है, हीट कैसे होता है? मैंने आपको क्या बताया था? करंट मतलब क्या है कि चार्ज का फ्लो होना, चार्ज का फ्लो होना। अब मान लो एक कंडक्टर है, अगर इस कंडक्टर में से अगर मैं करंट इसमें पास कराऊं, दैट इज अगर चार्ज इसमें फ्लो करेंगे, तो चार्ज फ्लो करेंगे मतलब क्या? चार्ज मोशन में है, चार्ज मोशन में है। और अगर 9 का आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत अच्छा है, अगर ये मोशन में होंगे, इस टाइम में इसका जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। मोशन में जो एनर्जी मिलता है वो काइनेटिक एनर्जी है। तो अब क्या हुआ? ये चार्ज का काइनेटिक एनर्जी हुआ कि नहीं? अब ये मूव कर रहे हैं, मोशन में है। अगर मान लो मैं इसको थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दे देता हूं। रेजिस्टेंस मतलब क्या? बेसिकली बाधा, जो चार्ज को रोकते हैं। अब रुकावट दे दिया तो चार्ज, मान लो इसमें कुछ रेजिस्टेंस है, अब चार्ज मूव कर रहे, इसमें आके थोड़ा बहुत रुकावट पाया, तो इस टाइम क्या होंगे? ये चार्ज इसमें टक्कर लगेंगे नहीं। अब इस टाइम में क्या होंगे? चार्ज का जितने भी काइनेटिक एनर्जी है, वो हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसी को बोलते हैं करंट का हीटिंग इफेक्ट। तो एक बात हमेशा याद रखना, किसी भी कंडक्टर में से अगर हम करंट पास करेंगे, कुछ देर में वो कंडक्टर हीट होने लगेंगे, और इसी को हम बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट। अब ये होता क्यों है? क्योंकि जब चार्ज फ्लो होता है, उसका काइनेटिक एनर्जी रहता है, और अगर रेजिस्टेंस मिलेंगे, अगर बाधाएं मिलेंगे, तो उसका काइनेटिक एनर्जी हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम बोलेंगे इसका करंट का ये हीटिंग इफेक्ट। अब देखते हैं होता क्या।
देखो क्या बताया, देखो व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर हीट इज प्रोड्यूस्ड इन इट, दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर कोई भी कंडक्टर में से करंट पास होंगे तो उसका हीट प्रोड्यूस होंगे, उसी को बोलेंगे हीटिंग इफेक्ट। अब कितना हीट प्रोड्यूस्ड होंगे उसके बारे में बताया था जूल्स ने, तो इसको हम पढ़ेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट क्या कहते हैं, अब कंडक्टर में अगर करंट पास होंगे उसमें तो हीट प्रोड्यूस होंगे, वो तो पता चल गया। अब कितना हीट प्रोड्यूस होंगे उसको कैलकुलेट करने के लिए जूल्स ने एक लॉ दिया था, और इस लॉ में ये कहता है, जूल्स ने कहता है, क्या कहता है देखो भाई, और जूल्स कहता है अगर किसी भी कंडक्टर में करंट जाएंगे, जितना करंट जाएंगे उसका स्क्वायर टाइम हीट प्रोड्यूस होंगे, दैट इज हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर। और ये भी बताया था जितना रेजिस्टेंस बनेंगे उतना ही हीट प्रोड्यूस होंगे, मतलब अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, ये जूल्स ने कहा था। दूसरा क्या था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस। और तीसरा क्या, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम, अगर ज्यादा देर तक करंट पास होंगे कंडक्टर में से तो वो ज्यादा हीट होने लगेंगे। आपका मोबाइल भी शायद अगर ज्यादा चार्ज करोगे, ज्यादा टाइम से अगर चार्ज करोगे तो आपका मोबाइल भी थोड़ा बहुत हीट होंगे, ओके क्योंकि मोबाइल में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है, जब वो करंट पास होता है ज्यादा देर के लिए अगर करंट पास होंगे तो उसमें हीट भी ज्यादा होंगे, ओके। तो ये सब क्या बताया था, कौन बताया था, जूल्स ने। जूल्स ने क्या बताया था, अगर कोई भी कंडक्टर में से जितना करंट पास होंगे उसका स्क्वायर टाइम्स क्या होंगे, हीट प्रोड्यूस होंगे, दैट इज एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। और जितना रेजिस्टेंस बनेंगे उतना ही हीट भी उसका प्रोड्यूस होंगे। और लास्ट में क्या होता था, टाइम जितना लगेंगे उस हिसाब से उसका हीट भी प्रोड्यूस होंगे। ये कौन बताया था, जूल्स ने। अब देखो भाई क्या होता है, okay, Joule's law states that the heat produced in a conductor is directly proportional to the हम पहले क्या लिखेंगे, to the square of the current, to the square of the current, that is हम लिख सकते हैं कि नहीं, is directly proportional I square, is directly proportional I square। और इस टाइम में इसका जो रेजिस्टेंस रहेंगे ये कांस्टेंट रहेंगे। अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो उस टाइम में जितना करंट पास होंगे तो उसका स्क्वायर टाइम हीट प्रोड्यूस्ड होंगे। अब दूसरा क्या बताया था इन्होंने, ओके दूसरा बताया था जो आपका जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर का जितना रेजिस्टेंस होंगे ज्यादा उतना ही हीट प्रोड्यूस ज्यादा होंगे, तो दैट इज ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। और थर्ड में बताया था जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, दैट इज हम लिखेंगे इसमें इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ये तीन, अगर मैं इसको 2 दे दूं और इस नंबर 1 और ये नंबर 3 होंगे, ओके अगर तीनों को मैं जोड़ दूं तो मैं लिख सकता हूं कि नहीं, इज प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर आर टी। अगर मैं ये प्रोपोर्शनल साइन को हटा दूं तो एक इक्वल साइन आ जाएंगे, साथ में एक कांस्टेंट आ जाएंगे के आई स्क्वायर आर टी। अब इसमें के का वैल्यू 1 होता है, के का वैल्यू कितना होता है 1, तो हीट का फॉर्मूला हो गया आई स्क्वायर आर टी। और ये होता है हीट का मेन फॉर्मूला, होता है ए इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ओके। अब देखो भाई मैं आई के जगह क्या लिख सकता हूँ, आई की जगह क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू आई स्क्वायर मतलब क्या है, आई इंटू आई और फिर आर है और टी है। अब आई आर मतलब क्या, ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इक्वल टू आई आर, तो आई आर का जगह में वी लिख सकते हो कि नहीं, वी लिख सकते हो कि नहीं, तो ए इक्वल टू आई वी टी, ए इक्वल टू आई वी टी। इसको मैं प्यार से लिख सकता हूँ ए इक्वल टू वी आई टी, ये भी एक फॉर्मूला है। लेकिन याद रखना मेन फॉर्मूला जो होता है ये होता है आई स्क्वायर आर टी, आपको ये याद रखना है, और इसी से ये फॉर्मूला को हमने ड्राइव किया था। तो देखो भाई क्या हुआ, ए इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी ये मेन फॉर्मूला है और उसी को हम ड्राइव किया क्या, ए इक्वल टू वी आई टी, ये दोनों क्या है, हीट का फॉर्मूला है। अब देखो भाई इसमें आई टी जो होता है, आई टी का मतलब क्या होता है, क्यू, आई टी मतलब क्या होता है क्यू, कैसे हमने करंट का फॉर्मूला क्या देखा, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएंगे आई टी। तो हीट के जगह में ये भी तो लिख सकता हूँ ए इक्वल टू वी क्यू, ए इक्वल टू वी क्यू, ये भी एक होता है ए इक्वल टू वी क्यू। अब इसमें क्या कर सकता हूँ, देखो भाई आई जो होता है, आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब v इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा v बाई आर। तो मैं क्या करूंगा a इक्वल टू v, आई के जगह जो होता है वो मैं v बाई आर लिख दूंगा, उसके बाद आ जाएंगे आपका t, तो a इक्वल टू हो गया आपका v स्क्वायर बाई आर टी। ये फॉर्मूला है आपका हीट। तो हीट का कितना फॉर्मूला हुआ, 1 2 3 4, ये 4 फॉर्मूला आपको याद करना है, लेकिन सबसे मेन फॉर्मूला जो होता है वो होता है आई स्क्वायर आर टी, और इसी से सब ड्राइव किया था मैंने। कैसे ड्राइव किया था या आपके ऊपर, तो इसीलिए अगर प्रीवियस 2 लेक्चर आपने नहीं देखा तो जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे, देखो तब जाके ये फॉर्मूला आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएंगे। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर नहीं है तो ये ड्राइव करने में भी दिक्कत आ जाएंगे, ओके। तो कैसे किया, ओम्स लॉ और आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ये फॉर्मूला है, इसी से हमने ड्राइव किया था। ये था आपका हीटिंग इफेक्ट, ये था आपका हीटिंग इफेक्ट। तो जिसको नोट्स उठाना है नोट उठाओ या फिर स्क्रीनशॉट मार लो, ओके। नेक्स्ट
अब देखेंगे हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स। हीटिंग इफेक्ट का कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, कुछ यूजेस भी होता है। अब इसी हीटिंग इफेक्ट की वजह से हमारे घर के जो बल्ब है वो बल्ब ग्लो करता है। अब कैसे करता है देखो भाई, तो बेसिकली हमारे घर में जो बल्ब होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, तो ये होता है हीटिंग इफेक्ट का एक एप्लीकेशन होता है। अब बल्ब कैसे काम करता है देखो भाई, बेसिकली बल्ब में करंट फ्लो करता है और बल्ब में रहता है एक मेटल जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। अब रेजिस्टेंस हाई होंगे तो करंट को फ्लो करने में दिक्कतें आ जाएंगे। तो दिक्कतें आ जाएंगे मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बेसिकली बल्ब क्या होता है, बल्ब के अंदर करंट पास होता है और ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, तो ज्यादा रेजिस्टेंस की वजह से हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस करता है और इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है कि वो ग्लो करने लगता है। तब हमको बल्ब से रोशनी मिलता है। कैसे मिलता है, पहले करंट जाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसी वजह से हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होता है, बाद में वो ग्लो करने लगता है कि नहीं। अब हीट ज्यादा प्रोड्यूस होंगे तो ज्यादा हीट को सहन करने के लिए उस तरह की मेटल भी यूज करना चाहिए कि नहीं, चाहिए कि नहीं। अब देखो भाई, इसमें देखो भाई, अब ये बल्ब को देखो, बल्ब के अंदर ये वाला चीज देखो, ये वाला इसी का कमाल है। बेसिकली बल्ब का जो ये वाला पार्ट है इसी का कमाल है। अब देखो भाई, इसमें से करंट आ जाएंगे, इसके थ्रू जाएंगे और ये जो चीज है, ये चीज को हम बोलेंगे फिलामेंट। क्या बोलेंगे भाई, फिलामेंट। तो ये होता है बेसिकली फिलामेंट होता है और इस फिलामेंट का रेजिस्टेंस हाई होता है। रेजिस्टेंस हाई होता है तो करंट जा नहीं पाता, तो ये हीट होता है और इतना ही ज्यादा हीट होता है कि ये ग्लो करने लगता है। तो इतना ज्यादा हीट सहन करने के लिए ये जो मेटल है, इस मेटल को हम टंगस्टन यूज करते हैं। इस फिलामेंट में हम क्या करते हैं, टंगस्टन मेटल यूज करते हैं। टंगस्टन मेटल का नाम क्या है, टंगस्टन। क्यों टंगस्टन हम यूज करते हैं बल्ब में, क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट क्या है भाई आपका, ज्यादा है। इतना ही मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है कि इसको आसानी से पिघल नहीं सकते हम। तो देखो भाई, इतना ही मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। कितना ही मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, 3380 डिग्री सेल्सियस। भाई देखो ये अमाउंट, इतना ज्यादा ही इसका मेल्टिंग पॉइंट। अगर इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस्ड होंगे तब जाके ये मेल्ट होंगे। तो इसीलिए टंगस्टन को हम बल्ब में यूज करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है और किसी भी चीज में अगर हीट पाना चाहते हो तो उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होना चाहिए। तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसीलिए हीट जनरेट होता है और उस हीट को सहन करने के लिए हमने फिलामेंट में टंगस्टन यूज किया था, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। कितना है, 3380 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब देखो हम पढ़ते हैं, ये सब उठाओ भाई। देखो, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब must retain as much as the heat generated is as is possible so that it gets hot and emits light। ये क्या करता है, लाइट एमिट करता है ज्यादा हीट होके। ओके, उसके बाद देखो, a metal having high melting point such as tungsten that is 3380 डिग्री सेल्सियस should be used so that it does not melt at very high temperature। और लास्ट में एक बात हमेशा याद रखना, ये फिलामेंट का जो लाइफ शेल है उसको इंक्रीज करने के लिए इसमें थोड़ा बहुत इनर्ट गैस रहता है। और इस इनर्ट गैस क्या क्या होता है, नाइट्रोजन इनर्ट गैस होता है और साथ में आपका आर्गन भी होता है, इनर्ट गैस इसके अंदर जो रहता है। ओके, तो बस बेसिकली देखो भाई, ये जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट का नाम क्या है ये इसको क्या बोलेंगे हम, फिलामेंट। ओके, फिलामेंट के तौर से हम टंगस्टन मेटल को यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। कितना होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। और लास्ट वाला जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, जल्दी से नोट करते जाओ। द बल्ब्स आर फिल्ड विद इनर्ट गैस सच एज नाइट्रोजन एंड आर्गन सो एज टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द फिलामेंट। फिलामेंट का जो लाइफ है उसको इंक्रीज करने के, लाइफ जो है उसको इंक्रीज करने के लिए इनर्ट गैस यूज करते हैं। क्या 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 है वो, नाइट्रोजन और आर्गन। जल्दी से उठाओ। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्यूज। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फ्यूज। अब इलेक्ट्रिक फ्यूज होता क्या है, बेसिकली फ्यूज होता क्या है, तो भाई फ्यूज बेसिकली घर में यूज करते हैं ताकि बाकी जो अप्लायंसेस इलेक्ट्रिकल वो प्रोटेक्ट हो सके। तो हम फ्यूज को एज ए प्रोटेक्टर हम इसको यूज कर सकते हैं फ्यूज को। अब प्रोटेक्टर कैसे, देखो भाई, जो फ्यूज होता है भाई बेसिकली उसमें एक वायर रहता है। मान लो ये एक फ्यूज है, तो फ्यूज के अंदर एक वायर रहता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। और ये जो फ्यूज है, ये फ्यूज को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। क्यों सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ताकि इसमें जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाए। ओके, सीरीज में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो करंट भी जाएंगे। ओके, करंट जाएंगे, रेजिस्टेंस ज्यादा, तो ये हीट हो जाएंगे। मान लो आपके घर में अगर कोई ओवरलोडिंग हो जाता है, शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाता है, जिसको मतलब क्या होता है, मान लो आपके घर में चाहिए 220 वोल्ट जो वोल्टेज चाहिए, अगर उससे ज्यादा वोल्टेज आ गया, उससे ज्यादा करंट आ गया, तो आपका बाकी का जितना भी अप्लायंसेस है, जैसे कि फैन, टीवी है, ये सब नुकसान हो जाएंगे, सब डैमेज हो जाएंगे। उस डैमेज से बचाने के लिए हम फ्यूज को यूज करते हैं। अब फ्यूज कैसे प्रोटेक्ट करते हैं आपका घर को, देखो भाई, तो फ्यूज के अंदर जो वायर होता है वो बेसिकली होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। अब जितना आपको वोल्टेज चाहिए, अगर उससे ज्यादा वोल्टेज आएंगे
तो रेजिस्टेंस तो ज्यादा है, ज्यादा करंट जा नहीं पाएंगे, तो उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होंगे और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी लो है, तो क्या होंगे, इस बीच का जो कनेक्शन है ये टूट जाएंगे। जब बीच का कनेक्शन टूट जाएंगे तो सर्किट ओपन हो जाएंगे, सर्किट ओपन होंगे तो घर में करंट पास नहीं होंगे, करंट पास नहीं होंगे तो बाकी का जो चीज है वो बच जाएंगे। भाई इसका जो कीमत है बाजार में ये 10-15 का होता है, 10-15 का चीज आपको आपका जो लाखों का जो चीज होता है उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं जो ये फ्यूज होता है, बेसिकली ये फ्यूज है आपका घर का डिफेंस जो होता है, जैसे कि आर्मी वगैरह है उसका काम करते हैं। आपको घर को आपका घर में जितने भी अप्लायंसेस है वो अप्लायंस को ये प्रोटेक्ट करते हैं। अब देखो होता है क्या, देखो, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट आवर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। फ्यूज इज मेड अप ऑफ प्योर टीन और एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। क्योंकि देखो भाई हमको चाहिए क्या, मेल्टिंग पॉइंट लो चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट लो के लिए हमने एलॉय यूज किया था, कॉपर और टीन, और प्योर टीन भी कर सकते हैं क्योंकि इन सब मेटल का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। नेक्स्ट देखो भाई, फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज के हम कनेक्ट करते हैं। लास्ट में देखो इसमें फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसीलिए फ्यूज को हम घर में यूज करते हैं एज ए प्रोटेक्टर। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पावर। और बेसिकली पावर क्या होता है, बेसिकली पावर होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक पावर, तो इलेक्ट्रिक को हटा दो, पहले पावर को समझो। पावर का मतलब होता है तुम कितने समय में कितना काम कर सकते हो। मान लो एक बंदा है जो कम समय में ज्यादा काम कर सकता है तो उसका पावर ज्यादा है। अगर मतलब एक ही काम, मान लो एक ही काम 2 लड़के को दिया था, 2 बंदा को दिया था करने के लिए, एक बंदा सेम काम 2 घंटे में खत्म कर लेता है और एक बंदा सेम काम 5 घंटे में खत्म करता है। तो जो टाइम कम लेता है उसका पावर ज्यादा होता है। तो हम बेसिकली कह सकते हैं कि अगर कम समय में तुम ज्यादा काम कर सकते हो तो तुम्हारे पावर ज्यादा है, तो पावर होता है। अब इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिक पावर होता है क्या, इसमें तो कारण आ जाएंगे। तो पावर, इलेक्ट्रिक पावर मतलब क्या होता है कि कितने टाइम में कितने एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं, कितने इलेक्ट्रिक एनर्जी को तुम कंज्यूम करते हैं एक अप्लायंसेस, एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कितने टाइम में कितने इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर, देखो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट एट व्हिच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इट इज डिनोटेड बाय P। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, एक सर्किट में कितने एनर्जी कंज्यूम होता है कितने टाइम में, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर। अब रेट है तो टाइम के हिसाब से होंगे, रेट है तो टाइम के हिसाब से होंगे, और इसको P से डिनोट करते हैं। तो हम P को लिख सकते हैं कि नहीं, P इक्वल टू W/T। अब W मतलब क्या है, वर्क डन, और वर्क डन और एनर्जी सेम ही होता है। क्लास 9 में अगर आपने पढ़ा होंगे शायद वर्क एनर्जी, तो उसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्क और एनर्जी सेम ही चीज होता है। तो मतलब कितने टाइम में कितने एनर्जी को ये कंज्यूम कर लेता है, उसी को बोलते हैं पावर। ओके, और आपको ये वाला भी फॉर्मूला याद होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, V इक्वल टू W/Q है कि नहीं। अब इसमें से मैं W इक्वल टू VQ लिख सकता कि नहीं। अब W का जो वैल्यू है VQ, इसको मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, दैट इज P इक्वल टू VQ/T लिख सकते हो कि नहीं, ऑब्वियसली लिख सकते हो। अब Q/T क्या होता है भाई, करंट होता है। Q/T क्या होता है, करंट। हमने पढ़ा था I इक्वल टू Q/T, ये होता है करंट। तो मैं लिख सकता हूँ P इक्वल टू VI, ये होता है इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू VI। अब देखो भाई इस फॉर्मूला को और हम ड्राइव करेंगे। अब देखो पहले हम V का वैल्यू को चेंज कर देंगे ओम्स लॉ से। अब ओम्स लॉ क्या कहते हैं, V इक्वल टू IR। तो सबसे पहले V की जगह हम IR पुट कर देंगे, तो P इक्वल टू V की जगह क्या देंगे IR, तो IR इंटू I, तो क्या हो जाएंगे P इक्वल टू I²R। ये भी एक पावर का फॉर्मूला है। अगर सवाल में करंट और रेजिस्टेंस दिया हो और आपको पावर पूछे तो ये वाला फॉर्मूला, अगर सवाल में वोल्टेज और करंट दिया हो तो पावर पूछेंगे तो ये वाला फॉर्मूला, मेन वाला फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू VI। अब V क्या है, वोल्टेज, I क्या है, करंट। अब और एक केस होंगे, हमने ओम्स का क्या बताया भाई, V इक्वल टू IR, तो इसमें से I क्या आ जाएगा, I इक्वल टू V/R। अब हम क्या करेंगे, इसमें I के जगह पे हम V/R पुट कर देंगे, तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, P इक्वल टू V/R। तो हो गया ना, P इक्वल टू V²/R। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मेन फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू VI। अब ये मेन फॉर्मूला से हम ये सब ड्राइव किया, ये होता है पावर का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला। अब इसके SI यूनिट क्या होंगे, तो SI यूनिट क्या होंगे, तो SI यूनिट लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू VI। P इक्वल टू VI एक्चुअली होंगे क्या, वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर होता है इलेक्ट्रिक पावर का SI यूनिट, लेकिन इसको हम प्यार से बोलते हैं वाट। तो पावर का जो यूनिट होंगे वो क्या होंगे भाई, आपका वाट होंगे, WAT। ओके, तो जल्दी से उठा भाई, हो गया। नेक्स्ट, अब 1 वाट को डिफाइन करना है। ये सब सवाल आते हैं एग्जाम में, 1 वाट, 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, तो ये सब सवाल आते हैं। तो 1 वाट कैसे डिफाइन करोगे भाई, हमने अभी क्या देखा, पावर का फॉर्मूला P इक्वल टू VI है कि नहीं। अब ये पावर कब 1 होंगे, जब V 1 होंगे, I 1 होंगे। तो हम लिखेंगे इफ V इक्वल टू 1 वोल्ट, I इक्वल टू 1 एम्पियर, देन
P इक्वल टू 1 वाट। लिख सकते हो कि नहीं? जब कोई भी एक कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो, अगर उसके थ्रू 1 एम्पियर करंट पास होता है तो उसी को बोलेंगे 1 वाट। देखो, द पावर ऑफ एन अप्लायंसेस इज सेड टू बी 1 वाट इफ 1 ampere of current flows through it on applying potential difference of 1 volt across its। मान लो किसी एक बाल्ब होता है, बाल्ब का पावर है 1 वाट। इसका मतलब क्या है? अगर उस बाल्ब को अगर 1 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करोगे और उसके थ्रू अगर 1 एम्पियर करंट पास होंगे तो उसका जो पावर बनेंगे उस पावर को ही हम बोलेंगे 1 वोल्ट। किसी भी कंडक्टर में अगर दो एंड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर उसको 1 वोल्ट कर दिया जाए और वो कंडक्टर में से अगर 1 एम्पियर करंट पास हो तो उस कंडक्टर को जितना पावर बनेंगे वो पावर की हम बोलेंगे 1 वाट पावर। समझ में आया कि नहीं? ओके, आई होप आपको समझ में आया। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो मोय मोय सॉरी कोई बात नहीं। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। अब देखो लास्ट टॉपिक है ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर का लास्ट टॉपिक और चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। आपको इसमें क्या बताया? इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट बताया, वो भी कमर्शियल। घर में जो आपका बिजली है वो बिजली का यूनिट होता है। जो बिल भरते हो आप, बिल किसके ऊपर भरते हो? आपको बताया जाता है कि आपका जो इस महीने का यूनिट से मान लो 200 यूनिट हुआ, 20 यूनिट्स हुआ, यूनिट के हिसाब से आप बिल भरते हो। अब ये यूनिट होता क्या है आपको पता ना? एक यूनिट का 5 रुपया या फिर 10 रुपया, वो जगह के हिसाब से होता है। अगर गांव में हो तो एक यूनिट का होता है 5 रुपीज, आई थिंक 5 to 4, उस गांव मतलब जगह के हिसाब से होता है। ये यूनिट का मतलब क्या है? तो बेसिकली घर में जो हम एनर्जी यूज करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसका यूनिट क्या है उसी को पढ़ेंगे हम, ये कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब इसमें यूनिट पूछा है और क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। और मैंने आपको अभी बताया एनर्जी और वर्क डन सेम ही होता है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखो, हमने फॉर्मूला क्या बताया? P इक्वल टू W बाई टी। अब इसमें क्या है? W क्या है? वर्क डन, और ये वर्क डन और एनर्जी सेम ही होता है, तो हम इसमें लिख सकते हो कि नहीं? P इक्वल टू E बाई टी। E मतलब क्या है? एनर्जी, और E इक्वल टू P इंटू टी लिख सकता हो कि नहीं? अब इसमें आपको क्या बताया? यूनिट निकलना है। आपको क्या निकलना है? यूनिट। तो देखो भाई, अब पावर का यूनिट क्या है? वाट। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। वाट इंटू सेकंड होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट, वाट इंटू सेकंड। लेकिन आपको कॉमर्शियल यूनिट निकलना है। अब कॉमर्शियल मतलब क्या है? घर में जो यूज होता है। अब घर में तो 1 जूल 2 जूल यूनिट 2 जूल एनर्जी तो यूज नहीं होंगे भाई, घर में बहुत ज्यादा ही एनर्जी यूज होता है कि नहीं? अब 1-2 घर है भी तो नहीं, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है वो ज्यादा अमाउंट में यूज होता है। तो ज्यादा अमाउंट का जितने भी एनर्जी होता है उस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए वाट इंटू सेकेंड जो होता है ये कम पड़ जाता है। इसीलिए वाट इंटू सेकेंड का हम इसका बड़ा वाला यूनिट ले लेंगे। बड़ा लेंगे तो क्या लेंगे? किलो लेंगे। अब मान लो 1-2 ग्राम होंगे तो वो ग्राम में यूज करेंगे। अगर मान लो एक बस्ता चीजें है तो आप तब जाके उसका यूनिट आप क्या लोगे? तब ग्राम में उसका कैलकुलेट करोगे क्या? तो तब क्या करना चाहिए आपको? किलोग्राम में उसका कैलकुलेट करना चाहिए कि नहीं? ऑब्वियसली करना चाहिए। अब मान लो यहां से वहां तक जाऊंगा तो इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को मैं मीटर में कैलकुलेट करूंगा। अगर इससे भी छोटा है तो सेंटीमीटर में कर लूंगा। अब मान लो यहां से दिल्ली तक है, तो यहां से दिल्ली तक मतलब क्या ज्यादा ही दूरी है? तो दूरी ज्यादा है तो उसमें हम मीटर को यूज कर सकते क्या? नहीं ना, मीटर के बड़े वाले को यूज करेंगे, किलोमीटर, है कि नहीं? उसी तरह अब वाट इंटू सेकेंड इसमें कमर्शियल में यूज नहीं होंगे, इसका बड़ा यूनिट चाहिए, तो बड़ा यूनिट के तौर से हम वाट को ले लेते हैं किलोवाट, और सेकेंड को ले लेते हैं आवर। और ये किलोवाट आवर जो होता है यही होता है क्या? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो अगर सवाल में आए कि व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, तुम ये वाला लिख देना, किलोवाट आवर। अब ये जो किलोवाट आवर है ये क्या होता है? कमर्शियल यूनिट होता है। कमर्शियल यूनिट होता है। अब देखेंगे हम 1 किलोवाट आवर में कितना जूल एनर्जी होता है। और बेसिकली ये किलोवाट आवर को ही हम घर में 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट बोल देते हैं। घर में जो मीटर होता है, मीटर में जो यूनिट बनते हैं आपको बोल देते हैं कि नहीं? 1 यूनिट, 2 यूनिट। वो 1-2 यूनिट मतलब क्या है? यूनिट का मतलब भी होता है क्या? किलोवाट आवर। अगर 1 किलोवाट आवर एनर्जी खत्म हो गया, मतलब कंज्यूम हो गया, तो उसको हम बोलेंगे 1 यूनिट। तब मीटर का जो रीडिंग होता है वो 1 यूनिट होता है। ओके, अब देखो भाई 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है? सबसे पहले देखो हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे जूल में। ओके, तो बेसिकली एनर्जी का यूनिट होता है जूल। जूल का मतलब क्या? वाट इंटू सेकंड। अभी देखा हमने, वाट इंटू सेकंड, है कि नहीं? अब 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? 1 किलोवाट में कितना वाट होता है? 1000, है कि नहीं? किलो का मतलब क्या? 1000 होता है कि नहीं? तो 1 किलोवाट मतलब मैं लिख सकता हूं कि नहीं? 1000 वाट इंटू आवर मतलब क्या? इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। सेकंड में लेंगे तो मतलब 60 इंटू 60, पहले 60 मिनट हो गया और नेक्स्ट 60 सेकंड हो गया, तो ये होगा 60 इंटू 60 सेकंड। हुआ कि नहीं? अब देखो, आप इसको लिख सकते हो कि नहीं? 1000
वाट इंटू, ये अगर इंटू कर देंगे तो क्या आ जाएंगे 3600 सेकेंड, लिख सकते हो कि नहीं। अब अगर मैं इसको इंटू कर दूंगा तो हो जाएंगे 36.0, इसमें आ जाएंगे 30 वाट इंटू सेकेंड, लिख सकते हो कि नहीं। 36 इंटू 10⁵ वाट इंटू सेकेंड मतलब क्या होता है जूल, वाट इंटू सेकेंड मतलब क्या होता है जूल। और इसी को हम लिख सकते हो 3.6, तो इसमें एक 0 बढ़ जाएंगे, दैट इज 10⁶ जूल। तो 1 किलोवाट आवर में होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, और ये आपको याद रखना है। ओके, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है किलोवाट आवर, और 1 किलोवाट आवर एनर्जी में कितना जूल होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है, इतना आपको याद रखना है। ओके, तो उठाओ, जल्दी से उठाओ, नोट्स उठाओ, अगर स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट मार लो। ओके, हो गया। आई होप आपको समझ में आया। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम्स वगैरह है, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होंगे, तो उसमें जाके आप मतलब आपका जो प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका रेक्टिफाई करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर यहाँ पे खत्म हो जाता है। ओके, तो थैंक यू इडवाइस चैम्प, आज के लेक्चर यह था। ओके, तो अगली लेक्चर में हम इस चैप्टर का जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वगैरह है, सवाल वगैरह है, और साथ में हम लेटेस्ट सैंपल पेपर जो है उसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म के ऊपर लाएंगे। ओके, लास्ट में हम देखेंगे लाइट और ह्यूमन आई, तब जाके फिजिक्स खत्म हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि इसी वीक्स में हम फिजिक्स का जो चैप्टर है वो कवर कर लेंगे, अगर कोई दिक्कतें ना आए। ओके, तो बेसिकली हमारे ऑफलाइन क्लास भी होते हैं, इसीलिए हमको टाइम थोड़ा बहुत कम मिलते हैं, और इसीलिए ऑनलाइन में हम मतलब लेट हो जाते हैं ऑनलाइन में आते आते। ओके, क्लास ऐसे भी अगर हमारा देखा जाए ऑफलाइन क्लास में लगभग 7 to 8 आवर्स क्लास रहता है। अब 7 to 8 आवर्स क्लास करने के बाद ऑनलाइन क्लास करने के लिए उतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि पीपीटी वगैरह बनाना पड़ता है खुद ही, तो इसीलिए टाइम थोड़ा कम मिलता है, इसलिए हमारा जो वीडियो का जो गैप है वो गैप भी ज़्यादा हो जाता है। ओके, हम ट्राई करेंगे अब से कंटिन्यू वीडियो लाने के लिए। तो धन्यवाद आपको ये लेक्चर एंड तक देखने के लिए। ओके, अगर हमसे कोई गलती हो जाता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं ट्राई करूंगा उसको थोड़ा बहुत रेक्टिफाई करने के लिए। अब पिछले जो दो लेक्चर है, वो 2 लेक्चर से मुझे ये पता चला कि मेरा जो हिंदी है उतना ज़्यादा फ्लुएंट नहीं है, पता है मेरे को, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। और आप लोगों को भी पता है मैं यहाँ पे आप लोगों को साइंस सिखाने, फिजिक्स सिखाने के लिए आया हूँ, कोई हिंदी वगैरह सिखाने के लिए नहीं आया हूँ। ओके, तो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं, अब आए हूँ तो थोड़ा बहुत तो हो जाएंगे। ओके, अब परफेक्ट तो नहीं बनेंगे ना, धीरे धीरे परफेक्ट बनेंगे। तो आज के लेक्चर इतना तक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो थैंक यू इडवाइस चैम्प। ओके।